आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है माँ, जो 2025 में रिलीज हुई। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां अंबिका नाम की एक महिला एक स्कूल में बच्चों को माँ काली की एक प्राचीन कथा सुना रही होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण है जो बच्चों को बांधे रखता है। तभी वहां उसका पति शुभंकर आता है और दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि इन दोनों की एक बेटी है, श्वेता, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी जिज्ञासु और समझदार है। श्वेता बार बार अपने माता पिता से अपने पिता के गांव चंद्रपुर जाने की जिद करती है, लेकिन अंबिका और शुभंकर हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देते हैं। इससे श्वेता के मन में उदासी और सवाल उठने लगते हैं। वह रात को अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, आप लोग मुझे चंद्रपुर क्यों नहीं ले जाते? लेकिन अंबिका और शुभंकर चुप रहते हैं, जैसे कोई गहरा राज हो जो वे छुपा रहे हों। रात के समय जब श्वेता सो जाती है, शुभंकर अंबिका से कहता है, अब वक्त आ गया है कि श्वेता को सच बता दे, लेकिन अंबिका सख्ती से मना कर देती है। वह कहती है, श्वेता अभी बहुत छोटी है, वह इतनी बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाएगी। तभी शुभंकर के पास एक फोन आता है, चंद्रपुर से उसके पुराने दोस्त का। फोन पर उसे बुरी खबर मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर शुभंकर तुरंत गांव जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह श्वेता को सोते हुए देखता है, लेकिन उसे जगाए बिना चुपके से निकल पड़ता है। चंद्रपुर पहुंचकर शुभंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। वह अंबिका को फोन करके बताता है कि वह रात को ही लौट आएगा, क्योंकि उसका वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद वह गांव के सरपंच से मिलता है और कहता है कि वह अपनी पुरानी हवेली को बेचना चाहता है। शुभंकर का इस जगह से कोई लगाव नहीं बचा था और वह इसे जल्द से जल्द बेचकर चंद्रपुर से हमेशा के लिए नाता तोड़ना चाहता था। सरपंच को यह सुनकर हैरानी होती है। वह शुभंकर को समझाने की कोशिश करता है कि अब गांव बदल चुका है, लोग अब बेटियों और बेटों में फर्क नहीं करते। लेकिन शुभंकर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसे हवेली बेचनी ही है। इधर शहर में अंबिका श्वेता का टैबलेट देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें एक अजीब सा पेड़ दिख रहा था। यह फोटो उसे परेशान कर देती है और वह तुरंत उसे शुभंकर को भेजती है। शुभंकर फोटो देखकर चौंक जाता है और घबराकर अंबिका को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी जंगल के रास्ते से गुजर रही शुभंकर की कार के पास कुछ पेड़ों की टहनियां अचानक हरकत में आने लगती हैं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें जगा रही हो। देखते ही देखते टहनियां कार को चारों ओर से जकड़ लेती हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, कार में आग लग जाती है और शुभंकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह दृश्य इतना भयावह था कि ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल का राक्षस या पेड़ों की आत्मा ने शुभंकर की जान ले ली हो। लेकिन अंबिका को सिर्फ इतना पता चलता है कि कार में आग लगने से शुभंकर की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर अंबिका और श्वेता दोनों पूरी तरह टूट जाती हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। अंबिका और श्वेता अब भी शुभंकर की मौत के गम से उबर नहीं पाई है। तभी अंबिका को सरपंच का फोन आता है। वह बताता है कि हवेली खरीदने के लिए एक एजेंट मिल गया है, लेकिन अंबिका को खुद चंद्रपुर आकर कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। अंबिका पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर वहां जाने का फैसला करती है। श्वेता जिद करती है कि वह भी मां के साथ जाएगी। वह कहती है, पापा अकेले गए थे और फिर मैं नहीं चाहती कि आप भी अकेले जाएं। अंबिका पहले मना करती है, लेकिन श्वेता की जिद के आगे झुक जाती है। दोनों मां बेटी चंद्रपुर के लिए निकल पड़ती हैं। चंद्रपुर पहुंचने पर अंबिका को हर तरफ एक अजीब सा डर महसूस होता है। हवेली में एक नौकरानी नंदिनी काम करती है, जो अंबिका और श्वेता को देखकर खास खुश नहीं दिखती। लेकिन अंबिका इस पर ध्यान नहीं देती। नंदिनी की एक बेटी है, दीपिका, जो श्वेता की हम उम्र है। दोनों लड़कियों में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सरपंच एक प्रॉपर्टी एजेंट को लेकर आता है, लेकिन एजेंट कहता है कि यह हवेली बिक नहीं सकती, क्योंकि गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं। अंबिका को यह सुनकर झटका लगता है। वह सरपंच से सवाल करती है, लेकिन सरपंच इसे एजेंट की बहानेबाजी बताकर टाल देता है। उधर श्वेता और दीपिका एक साथ समय बिता रही होती हैं। श्वेता दीपिका को अपने टैबलेट में कुछ फोटो दिखाती है और गलती से वही पेड़ वाला फोटो दिखा देती है जिसे देखकर अंबिका परेशान हुई थी।
दीपिका फोटो देखकर डर से कांपने लगती है और कहती है, यह तो हमारे गांव का वो पेड़ है। श्वेता उत्साहित होकर कहती है कि उसे वह पेड़ देखना है, लेकिन दीपिका उसे रोकती है। वह बताती है कि उस पेड़ पर एक राक्षस रहता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन श्वेता की जिद के आगे दीपिका हार मान लेती है और दोनों उस पेड़ की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वे उस डरावने पेड़ के पास पहुंचती हैं, अंबिका वहां पहुंच जाती है। वह श्वेता को डांटते हुए कहती है कि वह बिना बताए कहीं नहीं जाए। फिर वह दोनों लड़कियों को लेकर हवेली वापस लौट आती है। जब नंदिनी को पता चलता है कि दीपिका उस पेड़ के पास गई थी, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दीपिका पर चिल्लाने लगती है। तभी अंबिका नंदिनी से कहती है, अब दीपिका बड़ी हो रही है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल दीपिका को हाल ही में पीरियड्स शुरू हुए थे, जिसे सुनकर नंदिनी और भी गुस्सा हो जाती है। वह दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है और सख्त हिदायत देती है कि खिड़कियां न खोले। लेकिन उस रात उसी कमरे में एक अजीब सा पेड़ जैसा राक्षस प्रकट होता है। वह दीपिका को उठाकर ले जाता है। जब नंदिनी दरवाजा खोलती है तो दीपिका वहां नहीं होती। वह समझ जाती है कि राक्षस उसकी बेटी को ले गया। गुस्से में वह श्वेता को दोष देने लगती है। श्वेता डर से सहम जाती है। अंबिका तुरंत पुलिस बुलाती है। पुलिस ऑफिसर आता है और अंबिका को बताता है कि पिछले 3 महीनों में कई लड़कियां इसी तरह गायब हुई हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ दिनों बाद वे खुद ब खुद वापस आ जाती हैं। यह सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है। अंबिका और पुलिस ऑफिसर मिलकर दीपिका को ढूंढने का फैसला करते हैं। गांव वाले भी उस पेड़ की ओर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राक्षस ने दीपिका को वहां ले जाया है। वहां अंबिका को कई अजनबी लड़कियां दिखती हैं, लेकिन जैसे ही वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, वे गायब हो जाती हैं। अंबिका और पुलिस हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थक-हार कर अंबिका अपने कमरे में लौटती है, जहां श्वेता बहुत डरी हुई होती है। वह अपनी मां से पूछती है कि गांव वाले उसे क्यों दोष दे रहे हैं। अंबिका उसे समझाती है कि लोगों की बातों पर ध्यान न दे, लेकिन श्वेता अब सच जानना चाहती है। तब अंबिका श्वेता को एक भयानक सच्चाई बताती है। कई साल पहले एक राक्षस को वरदान मिला था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका एक और रूप पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण वह देवताओं को परेशान करने लगा। जब देवता उसका खून बहाते तो और राक्षस पैदा हो जाते। परेशान होकर देवताओं ने मां काली की शरण ली। मां काली ने राक्षस से युद्ध किया और उसका खून जमीन पर गिरने नहीं दिया। इस तरह राक्षस को मार दिया गया। लेकिन उसका खून की एक बूंद चंद्रपुर में एक पेड़ पर गिरी, जिससे वह पेड़ श्रापित हो गया। तब से वह राक्षस उस पेड़ के जरिए लोगों को परेशान करने लगा। एक आदमी ने मां काली की आराधना की और राक्षस को खत्म करने की शक्ति मांगी। मां ने उसे शक्ति दी, लेकिन राक्षस छुप गया। उस आदमी को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन राक्षस ने उसकी बेटी के गर्भ में अपना बीज डाल दिया। जब सच सामने आया तो उस आदमी ने अपनी बेटी को मार डाला ताकि राक्षस फिर से जन्म न ले सके। तब से उस खानदान में हर बेटी को जन्म के बाद मार दिया जाता था, क्योंकि लोग डरते थे कि कहीं उसमें राक्षस का बीज न हो। अंबिका बताती है कि श्वेता उसी खानदान से है और वह आदमी शुभंकर का पूर्वज था। लेकिन शुभंकर को इन बातों पर यकीन नहीं था। जब श्वेता पैदा हुई तो शुभंकर ने अपने पिता से झूठ बोला कि उसे बेटा हुआ है। असल में शुभंकर की मां को जुड़वा बच्चे हुए थे, शुभंकर और उसकी बहन। लेकिन जैसे ही शुभंकर के पिता को बेटी के जन्म की खबर मिली, उन्होंने उसे पुरोहित को सौंप दिया, जिसने उसकी बलि दे दी। यह सुनकर श्वेता दहल जाती है। अगले दिन पुलिस उन लड़कियों से पूछताछ करती है जो पहले गायब होकर लौटी थी, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं। उधर अंबिका को शुभंकर का एक पुराना पत्र मिलता है, जिसमें राक्षस को खत्म करने का तरीका लिखा है। रात को अंबिका को सपने में मां काली के दर्शन होते हैं। वह घबरा जाती है। हवेली में एक पुराना मंदिर है जो 40 साल से बंद पड़ा था। गांव की परंपरा थी कि जिसे मां काली सपने में दर्शन देती हैं, वही मंदिर खोलता है। अंबिका मंदिर खोलती है और गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। पूजा शुरू होती है और तभी दीपिका वापस लौट आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। डॉक्टर की जांच में पता चलता है कि दीपिका और बाकी गायब हुई लड़कियों के पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अंबिका देखती है कि श्वेता भी अपने पेट को पकड़कर तड़प रही है। उसे शक होता है कि श्वेता के भी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं और ऐसा ही होता है।
रात को दीपिका, जो अब किसी आत्मा के कब्जे में है, श्वेता को उस श्रापित पेड़ के पास ले जाती है। वहां पहले से ही कई पोजेस लड़कियां मौजूद हैं। अंबिका की आंख खुलती है और वह श्वेता को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वह देखती है कि पोजेस लड़कियां श्वेता को पेड़ की ओर खींच रही हैं। अंबिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उस पर हमला कर देती हैं। किसी तरह अंबिका श्वेता को बचा लेती है, लेकिन श्वेता को चोटें आ चुकी हैं। अब अंबिका को यकीन हो जाता है कि गांव में कुछ गलत हो रहा है। वह श्वेता को लेकर तुरंत गांव छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन सरपंच उसे रोकता है और कहता है कि पूजा पूरी होने तक वह नहीं जा सकती। अंबिका उसकी बात नहीं मानती और श्वेता को लेकर कार में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में पोजेस लड़कियां उनकी कार रोक लेती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। अंबिका बेहोश हो जाती है और श्वेता को वे अपने साथ ले जाती है। जब अंबिका को होश आता है, वह एक झोपड़ी में होती है। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पूर्णिता है। पूर्णिता बताती है कि सरपंच ही इस सब का मास्टरमाइंड है। 40 साल पहले जब पूर्णिता को मां काली की पूजा के लिए चुना गया था, तो उसे एक बच्ची की बलि देने को कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। तब एक नौजवान, जो बाद में सरपंच बना, ने उस बच्ची को मार डाला। इसके बाद उसने राक्षस से सौदा किया और उसकी शक्तियों के बदले लड़कियों को राक्षस के हवाले करने लगा। राक्षस उन लड़कियों के गर्भ में अपना बीज डालता था, लेकिन कोई भी लड़की उसे संभाल नहीं पाई। अब राक्षस को श्वेता चाहिए थी, क्योंकि वह उसी खानदान से थी। यह सुनकर अंबिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह श्वेता को बचाने का संकल्प लेती है। पूर्णिता उसे रोकती है और कहती है कि बिना मां काली के आशीर्वाद के वह राक्षस से नहीं जीत सकती। अंबिका पूजा पूरी करती है और उस श्रापित पेड़ की ओर बढ़ती है। वहां पोजेस लड़कियां उस पर हमला करती हैं, लेकिन अंबिका अपनी हथेली उनके सिर पर रखती है और मां काली की शक्ति से वे सामान्य हो जाती है। अब अंबिका का सामना राक्षस से होता है। राक्षस उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अंबिका का खून उन बच्चियों की हड्डियों पर गिरता है जिन्हें राक्षस ने मारा था। इससे अंबिका के अंदर मां काली की पूरी शक्ति समा जाती है। वह राक्षस को मार गिराती है। सब कुछ शांत हो जाता है। अंबिका श्वेता को लेकर जाने लगती है। तभी पूर्णिता बताती है कि श्वेता के गर्भ में राक्षस का बीज है। अंबिका के सामने एक भयानक फैसला होता है। क्या वह अपनी बेटी को मार दे? वह कहती है, मैं अपनी बेटी को मार दूंगी, लेकिन उसे बचाना मां काली की जिम्मेदारी है। जैसे ही वह श्वेता को मारने वाली होती है, आसमान में हलचल होती है। सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और श्वेता के अंदर का राक्षस का अंश नष्ट हो जाता है। पूर्णिता अंबिका को रोक देती है। श्वेता को होश आता है और मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर रोने लगती है। गांव में शांति लौट आती है और सभी पोजेस लड़कियां सामान्य हो जाती हैं। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। एक अंधेरे जंगल में वही श्रापित पेड़ दिखता है। कोई उसे फिर से छेड़ता है और एक गहरी आवाज गूंजती है, जब तक धरती पर इंसान रहेगा, राक्षस जन्म लेता रहेगा। और फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।